हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। अगेन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला एक चैप्टर है। अब इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के अलावा वो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे जिसकी बात इस बार सीबीएसई बोर्ड ने करी थी। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, जो पहले भी खुद सीबीएसई ने कई बार दिए भी हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। स्टेट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपसे फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रहे प्रोसेसेस की बात पूछी जा रही है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसका आंसर ये रहा कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करे, और लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल का होता है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसे स्टोर करके रख लेते हैं। उसके बाद काम होता है कि इस लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट में। CO2 gets converted into C6H12O6। तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई ने पूछा था एक बार, इज इट एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। क्या जरूरी है कि ये सभी इवेंट्स लगातार हों? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है, तो यहाँ समझ लो कि कैसे होता है। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस असल में दो टाइप्स में, एक्चुअली टू स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है। एक स्टेप है जो लाइट पे डिपेंड करता है और एक को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, यानी ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। जो लाइट पे डिपेंड करने वाला स्टेप है वो है आपका ए पार्ट, ठीक है, और उसके बाद उसी ए पार्ट से आप बी पार्ट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और डार्क रिएक्शन के अंदर आता है हमारा सी पार्ट, क्योंकि उसे लाइट की जरूरत है नहीं, लाइट तो ऑलरेडी हम एब्जॉर्ब करके स्टोर कर चुके थे। ये वाली चीज जरूरी नहीं है कि ये लगातार ही की जाए। लाइट के बाद डार्क रिएक्शंस को लगातार करना जरूरी नहीं होता है। इवन कई प्लांट्स, कई ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं और फिर बचे हुए रिएक्शन को दिन के समय करते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका रीजन सिर्फ इतना होता है कि नाइट टाइम में अगर वो स्टोमेटा को ओपन करते हैं तो वाटर लॉस नहीं होगा उनका, और अगर वाटर लॉस नहीं होगा तो जो उनका एक अडेप्टेशन है टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, वो अचीव हो पाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक एमसीक्यू है और ऐसे एमसीक्यू आते हैं। डायग्राम के लिए अगर मेरा सजेशन ये होगा कि आप डायग्राम को ऑब्जर्व करो, लेबलिंग बहुत अच्छे से याद करो, क्योंकि ज्यादातर हम क्वेश्चन वहीं से बना रहे हैं। अब क्या ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आता है तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन है कि आपको कोई बोलेगा कि आप हार्ट का डायग्राम ड्रॉ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे चॉइस ऑफ क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर के पास टू गिव यू। तो डायरेक्टली हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन वहां डायग्राम ड्रॉ करने का देके हम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, वो आपका अपना चॉइस होता है। लेबलिंग लेकिन आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन द लोकेशन 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 में कौन सा एंजाइम है? अब 1 तो ये माउथ का है, 1 वाला पोर्शन ही माउथ है, और माउथ में सिर्फ एक ही एंजाइम आपको याद होना चाहिए था, सलाइवरी अमाइलेज, जो प्रोड्यूस होता है बाय सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड में, एक सेकेंड, आज पेन को क्या हुआ है, सलाइवरी अमाइलेज, और ये प्रोड्यूस होता है बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ तो फर्स्ट में आना चाहिए अमाइलेज, और ये सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आप चेक करेंगे, स्टमक के अंदर पेप्सिन प्रोड्यूस होता है, ट्रू, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन होता है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम के पोर्शन याद है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेंशन एनी 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बट मैंने आपके लिए यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं सो दैट आप इनमें से कुछ भी आपको याद आ जाए, अब वो लिख दे। 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बीच में क्या फर्क है, आपको ये पूछा था। पेप्सिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? पेप्सिन स्टमक में प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसे प्रोड्यूस करते हैं, और ये एसिडिक एनवायरमेंट में काम करता है। जस्ट इसके ऑपोजिट जो आपका ट्रिप्सिन है, ये पैनक्रियाज ने रिलीज किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किया, और ये एल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करता है।
ये 3 पॉइंट हैं, इनमें से कोई एक भी, बेटर तो ये तीनों ही हैं कि आप कर लें, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल जूस के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम तो होता नहीं है, फिर भी वो हमारे डाइजेशन में जरूरी है, इस बात को जस्टिफाई करना है, रीजंस देने हैं इसको लेकर। तो सबसे पहली बात तो रिकॉल करते हैं कि जो खाना स्टमक में होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। वो खाना स्टमक से जब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे बहुत सारे रिलीजेस आते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक एंजाइम आता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम को लेकिन काम करने के लिए चाहिए होता है एल्कलाइन एनवायरनमेंट। तो स्टमक में तो एसिडिक नेचर होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम को चाहिए होता है कि एल्कलाइन एनवायरनमेंट हो। एसिडिक से एल्कलाइन कन्वर्ट करने का काम किसका है, इसी बाइल जूस का काम है, तो इसीलिए इसका एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाइल जूस का दूसरा फंक्शन होता है इमल्सिफाई करना फैट्स को। इमल्सिफाई करने का मतलब क्या है कि इतना बड़ा अगर फैट का ग्लोब्यूल है कोई, तो उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। इससे क्या होगा, इनका डाइजेशन इजी हो जाएगा, ये इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं फिर। तो यही इमल्सिफिकेशन प्रोसेस मैंने डिफाइन कर दी यहाँ पर। इस तरीके से प्रॉपर, जरा आप आंसर को लिखने का तरीका भी देखें। एक तो बातों को प्रॉपरली कन्वे करना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है लिखने में। साइंस के लिए बहुत अच्छा पार्ट ये होता है कि आपको मार्क्स नहीं देखने हैं कि कितने मार्क का क्वेश्चन है, आपको बस अपना कंसेप्ट प्रॉपर हमें कन्वे करना है, बस इसमें कंजूसी नहीं करना। तो अगर आपने लिखा कि ये इमल्सिफाई करता है फैट को, तो बेटर है कि आप इमल्सिफिकेशन को भी एक बार समझा दे अपने आंसर में, तो उससे आंसर जो होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, मार्क्स कटने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। एंड बिलीव मी, इस तरीके से लिखे हुए आंसर पे हमारे पास कोई कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि कोई टीचर यहाँ मार्क्स काटे। तो अपनी बातों को प्रॉपरली लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Next is, how is the wall of a small intestine adapted for performing the function of absorption? स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या अडेप्टेशन है कि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? तो ये आई गेस पता होगा कि इसके पास इनर साइड पे बहुत सारे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन है, जिन्हें हम विलाय कहते हैं, और इसका काम ये होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है कि अगर ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अंदर वाली वॉल पर इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है ना, इससे सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया कैसे बढ़ा, समझाती हूँ। अब ये रहे मॉलिक्यूल्स, एक तो ये वाला सरफेस है और एक वो वाला सरफेस है। अगर यहाँ पे विलाय नहीं हो तो फिर यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये रहे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, ये तो इतने ही एब्जॉर्ब होंगे ना, जबकि यहाँ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, इस तरीके से होगा। आप समझ रहे हो, अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इस तरीके से सरफेस एरिया बढ़ गया क्योंकि अब आप ज्यादा चीजों को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और यही काम है विलाय का। तो जितना ज्यादा स्पेस क्रिएट हो रहा है उतना ज्यादा कांटेक्ट हो सकता है चीजों के साथ, तो उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके अलावा और क्या अडेप्टेशन है, तो इनमें बहुत अच्छे से ब्लड वेसल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ब्लड वेसल्स की मदद से डाइजेस्टेड फूड हर सेल तक चला जाता है। तो ये अडेप्टेशंस है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट, आउट ऑफ अ गोट एंड टाइगर विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन? किसके पास स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी होगी? उसी के पास होगी जिसका कुछ भी खाना डाइजेस्ट करना ज्यादा मुश्किल है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर्बीवोर्स क्या कंज्यूम करते हैं, हर्बीवोर्स ग्रास कंज्यूम करते हैं। ग्रास में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज विच इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए जो भी हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गोट, इन्हीं का जो इंटेस्टाइन होगा वो लॉन्गर होगा। टाइगर जो है वो खा रहे हैं क्या, मीट, कार्निवोर हैं तो वो खा रहे हैं मीट, और मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है। Moving to next question, explain the ways in which glucose is broken down in absence of oxygen. ग्लूकोज को तोड़ना, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, बिल्कुल, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो ये एनएरोबिक कहलाएगा। बेसिकली ये आपसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शंस पूछ रहे हैं, बट यही क्वेश्चन और किस तरीके से आएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया and anaerobic respiration in yeast and muscle with the help of word equations. तो आपसे सिंपली वो रिएक्शन, अब ये कौन सा पोर्शन है जो आपकी बुक में ये बना हुआ है ना, इस तरीके से रिएक्शन बनी हुई है 3, ये वही पोर्शन है, और अभी मैं वही चीज आपको
बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि जो ग्लूकोज है जिसको डाइजेस्ट किया था वो कन्वर्ट होता है किसमें, पाइरूवेट में। पाइरूवेट क्या है, ये एक बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा सारी राम कहानी। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पाइरूवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज से पाइरूवेट में जब भी कन्वर्जन होता है तो वो होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि ये पाइरूवेट कन्वर्ट किया जाए, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एनर्जी में, जो कि बहुत सारी होती हैं, CO2 में और H2O में। सॉरी, CO2 में और H2O में। यहीं पे अगर यही चीज ईस्ट में हो रही होती तो इसे यहाँ पे वो होता एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी यहाँ बनता इथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी। लेकिन आपको पता हो कि ये एनर्जी बहुत कम होती है। अगर मसल्स की, तो यहाँ पे क्या होता, किसके मसल्स, हमारे मसल। यहाँ क्या हो रहा होता, यहाँ बनता लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जिसके कारण क्रैम्प्स होते हैं, पाँव में दर्द आ जाता है और प्रोड्यूस होती थोड़ी बहुत एनर्जी। अब मैं आपको बताऊं कि जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो इसे कहते हैं एरोबिक रिएक्शन। जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो इन्हें कहते हैं एनएरोबिक रिएक्शन। एक बात और जो पता होनी चाहिए वो ये कि यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी 32 ATP होती है, विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बट एनएरोबिक कंडीशन में प्रोड्यूस होने वाली ATP सिर्फ 2 ATP के बराबर। अप्रोक्स बता रही हूँ मैं ये बात कि 2 ATP तक की एनर्जी वो दे पाते हैं, जो कि काफी कम होता है। ओके, moving to the next question. The characteristic processes observed in anaerobic respiration. Okay. Characteristic processes, क्या characters आपको देखने को मिलते हैं anaerobic respiration में? Presence of oxygen, बिल्कुल ही नहीं, ये चीज तो नहीं देखते हम। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल हो सकता है। रिलीज ऑफ एनर्जी थोड़ा बहुत तो होता है। लैक्टिक एसिड एनारोबिक में होता है। तो क्या क्या देखने को मिलता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये CBSE सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको ये डायग्राम देखना है, इसमें लेबल है 1 2 3 4 पार्ट्स और इनसे आइडेंटिफाई करने हैं करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन या फिर करेक्टर्स। देखो, सबसे पहले तो ये रिवाइज कर लें कि फर्स्ट पार्ट जो आपको वो शो कर रहे हैं दैट इज अ ट्रैकिया, है ना, विंड पाइप। सेकेंड पार्ट में दे आर ट्राइंग टू शो यू रिब्स, हाँ वो लंग्स पे नहीं, वो रिब्स पे है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं। थर्ड, दे आर शोइंग यू एल्वियोलाई एंड फोर्थ दे आर शोइंग यू डायफ्राम, राइट। अब बात करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जस्ट रीड द ऑप्शन और जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है उसे हम देखेंगे। ट्रैकिया, इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। तो यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज ट्रू, दिस इज ट्रू, बट क्या वो बोनी होता है? नाउ दिस इज रॉन्ग, बोनी रिंग्स नहीं देखने को मिलते हैं, कार्टिलेज के होते हैं वो रिंग्स। रिब्स, व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब आप एक्सहेल करते हो तो रिब्स लिफ्ट हो जाती हैं, जब आप एक्सहेल करोगे तो रिब्स लिफ्ट नहीं होती हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। एल्वियोलाई, थिन वॉल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर, करेक्ट, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेरे लिए ये ऑप्शन अभी करेक्ट है। डायफ्राम भी पढ़ लो, इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन, नो दिस इज रॉन्ग, ये नीचे की तरफ जाता है जब आप ब्रीथ कर रहे होते हैं, क्योंकि चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करने की जरूरत होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इन्हें कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। मतलब देख के लगेगा कि बहुत बहुत डरावना सा है, ग्राफ आ गया भाई साहब, ग्राफ, बायो में ग्राफ, पर आसान क्वेश्चन है तो पढ़ना और उसके बाद रिएक्ट करना। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हैज अकर्ड इन द एथलीट व्हाइल रनिंग इन 400 मीटर रेस। ठीक है, आप ग्राफ में देखो, यहाँ टाइम बता रखा है और यहाँ बताया है लैक्टिक एसिड का कंसेंट्रेशन, यानी जब वो रनर दौड़ रहा होता है तो स्टार्ट करता है तब तो देखो लैक्टिक एसिड बिल्कुल कम है, विच इज ओके। थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ा सा आप लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन देख रहे हैं, फिर वो बहुत देर तक स्टेबल रहता है और अचानक से लैक्टिक एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है,
और फिर वो वापस से कम होने लगता है, राइट। तो ग्राफ में आप देख रहे हैं कि लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है, इतना वो बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन्स दिस इवेंट। क्या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है? नो। क्या वो फर्मेंटेशन होता है? देखिए एनारोबिक और फर्मेंटेशन पे बात करती हूँ, दिस इज नॉट ब्रीदिंग। देखो ब्रीदिंग का तो रेस्पिरेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, तो आपका सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना ये ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन एक्चुअली एक केमिकल प्रोसेस है जहां पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। अब एनारोबिक और फर्मेंटेशन के डाउट क्लियर करते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन भी कई लोग बोलेंगे कि सही ऑप्शन है, विच इज यस करेक्ट, हो सकता है सही ऑप्शन, बट अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑप्शन में गिवन है ना, तो फिर मोर प्रिसाइसली मोर एक्यूरेट ऑप्शन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। यस, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर ये ऑप्शन में है तो। व्हाई नॉट फर्मेंटेशन? बिकॉज एक्चुअली फर्मेंटेशन इज अ ग्रुप ऑफ रिएक्शंस, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उतना आपने नहीं पढ़ा फर्मेंटेशन को लेके। एनारोबिक रेस्पिरेशन ना होता तो आप इसे फर्मेंटेशन के रिएक्शन कह सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Study the graph that represent the amount of energy supplied with respect to the time while an athlete is running at full speed. Again, एक एथलीट भाग रहा है और लैक्टिक एसिड पे क्वेश्चन आ चुका है, which is from I guess 2021 सैंपल पेपर। ठीक है, तो ज्यादा पुराना क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगी इसको। लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन पर क्वेश्चन है और एथलीट भाग रहा है। हमें बताना है कि प्लॉट ए एरोबिक है या एनारोबिक है, प्लॉट बी एरोबिक है या एनारोबिक है, और उसका जस्टिफिकेशन देना है। देखो प्लॉट ए एरोबिक होना चाहिए, रीजन क्योंकि एरोबिक रिएक्शंस जो होती हैं उसमें एनर्जी धीरे धीरे प्रोड्यूस की जाती है, धीरे धीरे, तो वो एकदम से पीक पे नहीं आती। जबकि जो एनारोबिक होती है यानी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे सडनली एनर्जी का स्पाइक रहता है और फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो प्लॉट बी इज एनारोबिक, प्लॉट ए इज एरोबिक। अब प्लॉट ए में एरोबिक दो ऑप्शंस हैं, एनारोबिक पे दो, तो ये अभी इन दोनों पर बात करते हैं। तो अब जस्टिफिकेशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक। अरे ये बात तो बिल्कुल ही गलत है ना, एनर्जी लो कैसे हो सकती है एरोबिक में, वो नहीं हो सकता। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा कंसेप्ट्स के साथ ये सॉल्व होंगे, ये आपसे डायरेक्ट पूछे ही नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल ही पूछे नहीं जा रहे हैं। और जब आपका ग्राफ पे दिमाग ना चले तो पहले आप ऑप्शन पे भी दिमाग चला सकते हो। जैसे कई चीजें हम ये कर सकते थे। इसका एक और अप्रोच क्या है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि आप क्या कर सकते थे, अब मैं दूसरे पेन से करती हूँ जो मेरा दूसरा अप्रोच है। मैं पहले ऑप्शंस देख सकती थी, प्लॉट ए प्लॉट बी को छोड़ो, जस्टिफिकेशन देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो इन एरोबिक, ये बात तो गलत ही है ना, तो ये सही होने के चांस ही नहीं थे। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एरोबिक, अब ये वाली बात सही लगती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड इनकंसिस्टेंट इन एनारोबिक, ये वाली बात तो गलत है। तो दो ऑप्शन तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे और उसके बाद आप अपना प्लॉट्स पे दिमाग लगा सकते थे। तो इस तरीके से भी आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, प्रिपेयर हो जाइए। ओके, सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका है। 3 डिफरेंस बताने थे, मैंने फिर से आपको थोड़े ज्यादा डिफरेंस दिए हैं ताकि आप लोग चीजों को कर ले। क्या पता क्वेश्चन में वो 4 पूछ लें या 5 पूछ लें। तो डिफरेंस बताना था आर्टरीज और वेन्स के बीच में। तो आर्टरीज वो होते हैं जो ब्लड को हार्ट से कैरी करके पूरी बॉडी तक लेके जाएं, है ना, तो फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जबकि यहाँ उल्टा होता है। आर्टरीज पे बहुत सारा प्रेशर होता है ब्लड का, इसीलिए उनकी वॉल्स थिक रहती है। इनके पास जरूरत नहीं है, इनके पास इतना प्रेशर ही नहीं आता। डीप सीटेड है यानी बैठी हुई है काफी अंदर, आप देखते नहीं है, जल्दी से दिखेगी नहीं आपको ये ऊपर। सुपरफिशियल है, आपको इजीली यहाँ पे जो नसें होती हैं वो दिख जाएंगी। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ट्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि इनका वो है एक्सेप्शन है। कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, दे डोंट हैव वॉल्स, दे हैव वॉल्स। बेसिक डिफरेंस है, इसे याद कर लेना। प्रॉपर आंसर्स के साथ दे रही हूं मैं ये आपको, ठीक है।
नेक्स्ट, वेन्स आर थिन वॉल। देखो वही सेम बात वेन्स पर, वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं और उनके पास वॉल्व होते हैं। इस बात के रीजंस तो देखो, थिक वॉल के रीजन मैंने बोला कि आर्टरी के पास बहुत सारा प्रेशर में आता है ब्लड, वेन्स के पास उतने प्रेशर में ब्लड आता ही नहीं है। ब्लड इज नॉट अंडर हाई प्रेशर इन वेन्स, इसीलिए उनको थिन वॉल्स ही ओके हैं। वॉल्व इसलिए चाहिए ताकि बैकफ्लो ना हो ब्लड का, ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, इजी 1 मार्कर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है ये। In bird and mammal, the left and right side of the heart are separated. क्यों? Because हम warm blooded animals हैं, हम हमारी एनर्जी को कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अगर आपका लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग रहेगा तो उससे एक तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी, दूसरा बहुत इजी और फास्ट सप्लाई होगा ऑक्सीजन का। दिस इज द ओनली रीजन कि हमारा लेफ्ट और राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो सेपरेटेड है, और वो इसीलिए जरूरत है वार्म ब्लडेड एनिमल्स की। ओके, वार्म ब्लडेड एनिमल कौन होते हैं? जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं। नाउ लास्ट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सक्रीशन। अगेन दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। इन अ पर्सन द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल पार्ट जो होता है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, व्हाट विल इट्स इफेक्ट बी ऑन यूरिन फॉर्मेशन, पर इसका क्या इफेक्ट होगा? क्या होता है विच इज द ट्यूब्यूल पार्ट? तो ट्यूब्यूल पार्ट पे आपने देखा था ना कि एक तो होता है आपके पास ग्लोमेरुलस, और फिर उसके चारों तरफ होता है ऐसा कोई तो बोमेन्स कैप्सूल, और फिर बनता है एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो कि इस तरीके से पूरा क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन का खेल कर रहा होता है। जिसको अच्छे से समझ नहीं आई है ये वाली बात भी, खैर अभी लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वहां भी समझा दूंगी, और फिर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए या चैनल पे जाइए, यू विल फाइंड क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा एक्सक्रीशन पर वीडियो। अब ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये सांप जैसा, यही ट्यूब्यूल का पार्ट है, और यही ट्यूब्यूल पार्ट अगर खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या यूरिन बनेगा ही नहीं? गलत, यूरिन तो बनेगा। क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ यूरिन पे कुछ इज अनअफेक्टेड, सॉरी इज अनअफेक्टेड, ये तो गलत ही है ना भाई। अगर कोई भी पार्ट नेफ्रॉन का खराब हो रहा है तो कुछ तो क्वांटिटी या क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। यूरिन इज मोर कंसेंट्रेटेड और यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, तो यूरिन ज्यादा डाइल्यूट होगा। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझाया था डाइल्यूशन, अभी रिसेंट क्वेश्चन आंसर करते समय ही। डाइल्यूशन का मतलब होगा ज्यादा पानी। तो क्या यूरिन में वाटर ज्यादा होगा? यस, क्योंकि ट्यूब्यूल पार्ट जब रीअब्सॉर्ब करता है तो वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो तो खराब है ना, और अगर वो खराब है तो हमारा यूरिन ज्यादा डाइल्यूटेड होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब लेस वाटर था कि सिर्फ बॉडी से सॉल्ट्स रिलीज होंगे और आयरन रिलीज होंगे, बट नहीं, पानी भी रिलीज होगा बहुत सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड क्वेश्चन है। एक ऐसा कॉमन न्यूट्रिएंट जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी एब्जॉर्ब कर रही है और फिर उसे किडनी भी रीअब्सॉर्ब कर रही है, मतलब उसको तो वेस्ट कर ही नहीं सकते हम, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। कहाँ? तो कहाँ का आंसर है किडनी, और ज्यादा स्पेसिफिकली पूछो तो नेफ्रॉन, यहाँ पे यूरिन फॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है उसका आंसर बड़ा है, 3 मार्क में आ भी सकता है, तो इसे करके जाओ। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं। पहला तो फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस के कारण, उसके बाद ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, जो अभी हमने बात करी खराब हो गई थी, बट उनका काम रीअब्जॉर्प्शन का होता है, और उसके बाद फाइनल सिक्रीशन। अब क्या फिल्टर हो रहा होता है? सबसे पहले तो जो ब्लड होता है ना, वो ग्लोमेरुलस में एंटर करता है। ग्लोमेरुलस क्या है? वो कैपिलरीज का पूरा एक टफ्ट है, गुच्छा है, और फिर उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, पानी, अमाइनो एसिड, ये सब फिल्टर होते हैं ब्लड से और एंटर करते हैं बोमेन्स कैप्सूल में। इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा है कि ग्लोमेरुलस तो ऐसा रहता है, और जो आपका बोमेन कैप्सूल है वो इस तरीके के कप लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो भी यूजफुल सब्सटेंस है जो मेरी बॉडी के लिए जरूरत है और गलती से चले गए हैं, उनको रीअब्जॉर्ब करके वापस लेकर आ जाओ। और फाइनली बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि हमारी बॉडी में यूरिया है, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, ये सब ट्यूब्यूल में वापस से भेज दिया जाता है, और फिर वो कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर यूरेटर में एंटर करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। दिस इज हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड एंड यूरिन इज
प्रोड्यूस्ड। आई होप रिवीजन हो गया होगा, समझ आ गया होगा। एक तो बायो में कंसेप्ट के क्वेश्चन जो भी बनेंगे ना, डरा नहीं रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, थोड़े एक्चुअली डिफिकल्ट लेवल पे बनते हैं, तो वहां पे प्रॉपर दिमाग लगाना पड़ेगा। ग्राफ आ सकता है, ग्राफ देख के घबराना नहीं है। बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो अच्छे से बैलेंस आउट कीजिए। अगर वहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो एक्चुअल प्रॉब्लम है, और अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए ताकि मैं और ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊं और आप मेरे साथ रिवाइज कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।